अभी तो नीट में बस बचे हैं 3 महीने। ये लास्ट 3 महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन्हें टॉप रैंक मिल जाए? तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो तुमसे नहीं हो पा रहे हैं जो नीट के एग्ज़ाम में शायद आने वाले हैं, तो तुम्हें इसलिए डर लग रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने कॉन्सेप्चुअली इन डेप्थ जाके कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप लोगों को कुछ ऐसी जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है अब। और कुछ महानुभाव हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चंस भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए, टेस्ट सीरीज़ तो अभी ज्वाइन ही नहीं करी है, वो बोल रहे हैं कि 3 महीने बचे हैं, अब हमारे हालत ख़राब हो रही है, अब क्या करें क्या ना करें। मतलब दिमाग में बहुत तरीके का प्रेशर है, पर वो प्रेशर पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई का नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों। तो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, आपका फिर से स्वागत है नीट टॉक्स में। और ये नीट टॉक्स शॉर्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अपने शिवा सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग टू नीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो शिवा सर, आपका बहुत बहुत आपके ही चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, मुझे नीट स्पॉट पे मौका देने के लिए। तो जैसा आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, लाइक ये मैट टॉक्स करते हैं, नीट टॉक्स करते हैं, फिर ऐसे बहुत सारी आपको अपडेट्स देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं नीट के रिगार्डिंग। और आज हम इनसे ऐसे ही कुछ गिने चुने 5-6 सवाल करने चाहते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स या फिर बहुत से ऐसे नीट एस्पिरेंट होते हैं, तो वो पूछते हैं कि नीट में एम्स के लिए कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर कितने रैंक आनी चाहिए। भाई इस बार तो 720 आए थे बट जैसा कि कपिल सर ने बताया था हमें लास्ट टाइम कि इस बार हमें लगता है कि कट ऑफ नीचे आएगी, एंड एम्स दिल्ली के लिए भी मार्क्स जो हैं वो 700 से तो अबव ही रहने वाले हैं, बट 720 हो सकता है इस बार ना हो। इस बार कंपैरेटिवली कम मार्क्स पर भी आपको एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। 715 710 इन मार्क्स पे भी मिलने के चांसेस हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक एनटीए है तब तक। और खैर, मुझे मार्क्स से याद आया, बहुत एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना बस वीडियो लेक्चर्स देखते चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसे रात को सोना। ठीक है, तो अब कोई भी स्टूडेंट मतलब ऐसे एवरेज पर तो 10-20 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन नीट क्रैक करने के लिए इतना मतलब काफ़ी तो नहीं है, बट लाइक ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट 40 से 50 हज़ार क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? ठीक है, तो तुम्हारे दो सवाल हैं। एक तो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा कि कोई स्टूडेंट जो है जैसे कि दृष्टि का हमने इंटरव्यू किया या वेद शिंदे का इंटरव्यू किया या शुभान का खुद का इंटरव्यू किया, सो इन सब लोगों ने 40,000 50,000 ऐसे क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किए। तो मैं इन दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्त, थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो वो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान को अप्लाई जब आप करते हो वो करते हो एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में आप अपने ज्ञान को अप्लाई कर रहे हो। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है वो करना, क्योंकि आपको नीट में आपको ज्ञान नहीं पूछा जाएगा, आपको वो एप्लीकेशन ही पूछा जाएगा। आपको न्यूटन के 3 लॉज नहीं पूछे जाएंगे, न्यूटन के लॉज का एप्लीकेशन पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा यार, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है अभी, तो वो थोड़ा तुम लोग उसके लिए मुझे माफ़ करना। बट हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो नीट के एग्ज़ाम में नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आप लोगों को कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं देंगे, वो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन देंगे। और जितने क्वेश्चन ज़्यादा करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक तरीके का क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से गया होगा, ताकि जो आपका पढ़ने का टाइम है एग्ज़ाम पे और जो आपके क्वेश्चंस रीड करने का टाइम है वो कम होता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे, और आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती है। अब बात आती है कि 40 से 50,000 क्वेश्चंस कोई कैसे बच्चा कर सकता है। तो डेटा अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो 1 साल या 2 साल के अंतराल में किए गए हैं। और अगर आप लोग थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन वगैरह लगाओ तो बच्चे ने ऑन एन एवरेज 200 के करीब क्वेश्चंस या 150 से 200 करीब क्वेश्चंस डेली उसने किए होंगे, या फिर 100 क्वेश्चंस तो डेली किए होंगे उसने। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी होंगे जिसमें उसको थोड़ा कम टाइम लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के थ्योरी ओरिएंटेड होंगे, कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थ्योरी ओरिएंटेड होंगे, कुछ क्वेश्चंस उसने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो ऑल एंड ऑल उसको 100 क्वेश्चंस पर डे के जब वो करता है,
तब मिलाकर 40 से 50,000 क्वेश्चंस उस बच्चे ने किए होते हैं। इसमें अगर आप मान लो कि उसने कोई डीपीपी जनरेट करके उसमें से सवाल किए, और ये मैं सिर्फ टारगेट बैच से बता रहा हूँ अभी कि टारगेट बैच से उसने जो क्वेश्चंस किए, और भी किताबों से बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं कई बार। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को ये बताना कि 40 से 50,000 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑल ओवर उसकी नीट जर्नी में उसने कितने क्वेश्चंस किए वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भैया इतने क्वेश्चंस नहीं किए तो नीट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि आपको डेली के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप अभी 11th क्लास में हो और आपको लगता है एक सवाल शायद तुम्हारा उस पर भी आने वाला है तो वो मैं बताऊंगा, बट अगर आप अभी 11th क्लास में हो और अगर आपको लगता है कि आपको नीट के लिए अब तैयार होना चाहिए तो आप लोगों को 150-100 क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने शुरू करने चाहिए अभी से नीट 2026 तक के लिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन से हमें एक बहुत मेन चीज मिलती है कि क्वेश्चन के आविष्कार वो तो होते हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट की तैयारी में के लिए। बिल्कुल सही बात। तो सबसे ज्यादा मतलब एनसीईआरटी को ही इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, और एनसीईआरटी से कितनी बार होल सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए? देखो तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। हम जेई की बात नहीं कर रहे हैं, जेई में एनसीईआरटी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि जेई में सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्ट से सवाल बनाए जाते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी आप लोगों को एक ऐसी किताब दे दी गई है, रेफरेंस बुक दे दी गई है जिसके अंदर से ही सवाल आएंगे, इसके बाहर से सवाल नहीं आ सकते। मतलब इसके स्टेटमेंट से सवाल आएंगे, इसके क्या नाम है जो ब्लू बॉक्स है उसमें से सवाल आएंगे, इसमें टू द पॉइंट से सवाल आएंगे, समरी से सवाल आएंगे, तो ऐसी सारी चीज़ों से सवाल आ सकते हैं। तो अब जब वो इतना ज़्यादा उनके पास स्कोप नहीं है इधर उधर जाने का और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से ही उनको सवाल पूछने हैं, तो वो क्या करेंगे, एनसीईआरटी से ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो आपको लगता ही नहीं कि एनसीईआरटी में होंगे। और आप ऐसे सवालों को कैसे पहचान पाओगे जब आपने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो क्यों कहते हैं आप लोगों को कि एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो अपने। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई हद तक लोग कहते हैं कि भाई नोट्स आप अपने रेफ़र कर सकते हो, पर बायोलॉजी में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्यों नहीं कहा जाता? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिर भी नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो डेफिनेशंस है, वो जो आपके ब्लू बॉक्स हैं या फिर वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, सवाल उसी में से बनने हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है कि सवाल कहीं और से बन कर आएगा, तो आपको सवाल उसी में से दिए जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा, आपकी रिकॉल स्टेट जो है वो बार बार एक्टिवेट होती रहेगी कि आपको ये स्टेटमेंट का ये मतलब है, इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी किया जा सकता है। और फिर उसके हिसाब से जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती रहती है। ऑल एंड ऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होकर फिर वो एक बच्चे ने कहा था कि एक फाइनल मॉक टेस्ट देना है मुझे 4 मई को, तो वो आपका फाइनल मॉक टेस्ट उस दिन होगा। अच्छा, तो ठीक है, मतलब इससे हमें एक बात पता चलती है कि एनटीए से पेपर मत लो, तुम एनसीईआरटी ले लो, काफी सस्ती पड़ेगी, नॉलेज के साथ साथ पूरा पेपर भी उसी में से आएगा। ठीक है, तो क्या कुछ लोग एनटीए से पेपर ले रहे हैं? जितने लोगों ने, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मैं बिना पढ़े नीट क्रैक कर सकता हूँ, मेरे पास तो एनटीए है। ठीक है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एनटीए मत लो, एनसीईआरटी ले लो, काफी सस्ती पड़ेगी, काफी किफायती पड़ेगी और काफी नॉलेज भी मिलेगा उससे। सही। खैर ये तो बात रही अलग, जो होते हैं वो तो पढ़ेंगे नहीं, और बहुत से होते हैं ना कि लाइक वो लोग ना इधर उधर उलझे रह जाते हैं कि ये बुक से पढ़ लिया, वो बुक से पढ़ लिया, लेकिन ना मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो अभी तो नीट में बस बचे हैं 3 महीने, ये लास्ट 3 महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन्हें टॉप रैंक मिल जाए? देखो यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो जो बच्चा कट ऑफ क्लियर करने वाला ही वाला है, उसको पता है कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, 650 से ऊपर मेरे मार्क्स आ रहे हैं, उसको अपने मॉक टेस्ट में भी पता लग गया होगा। तो उसे अब एक काम ये करना है, अपने मॉक टेस्ट जो है थोड़े से बढ़ाने हैं। ठीक है, उसको ज़रूरत है PYQs करने की मॉक टेस्ट के साथ साथ। अगर वो एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे रहा है तो एक PYQ भी अपने आप सॉल्व करे। ठीक है, वो बच्चा इस तरीके से काम करे एंड देन उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से अपने मिस्टेक नोटबुक में सवाल लिखता जाए और वो सारे करता रहे। आस्था ने एक बहुत अच्छा काम किया था। आस्था जो भी उसकी मिस्टेक्स होती थी, आस्था सिंगल जो एक लड़की है जिसका इंटरव्यू हमने किया है, वो क्या करती थी कि अपने गलतियों की कटिंग्स काट के एक पेपर एक नोटबुक में चिपका देती थी एंड देन उसके नीचे सोल्यूशन लिखती थी। तो उसको सारा पता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, मेरी गलतियाँ कहाँ नहीं हुई हैं। तो इस तरीके की अप्रोच अब बच्चों को अपनानी पड़ेगी। और उसके 710 नंबर है, अभी वो MMC में है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में है वो लड़की। तो आप लोगों को कुछ ऐसी जो है वो
स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है अब। ठीक है, तो अभी जिसको नहीं पता होगा कि अभी मेरा जवाब ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तो वो बच्चे हैं जो अभी टॉपर्स हैं और वो टॉपर के टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ महानुभाव हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चंस भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए, टेस्ट सीरीज़ तो अभी ज्वाइन ही नहीं करी है। वो बोल रहे हैं कि 3 महीने बचे हैं, अब हमारे हालत ख़राब हो रही है, अब क्या करें क्या ना करें। मतलब दिमाग में बहुत तरीके का प्रेशर है, पर वो प्रेशर पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई का नहीं है। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा, दोस्तों देखिए, कपिल सर ने भी लास्ट टाइम कहा था कि सुबह सुबह नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़िए, आप लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग अभी तक इतने, मतलब मेरा गला ख़राब हो गया चिल्ला चिल्ला के, कपिल सर का गला ख़राब हो गया चिल्ला चिल्ला के कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, टेस्टिंग कर लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कह के अगर हमारा गला दर्द हो गया, इवन हमारे अलावा और भी कई लोग हैं चिल्ला रहे हैं, तो अगर तुम तब भी नहीं पढ़े हो और अब तुम्हें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो आलस के कारण वो चिड़िया उड़ कर रहे ये थे। क्वेश्चन कैसे होगा, ये सर मैं क्या पढ़ पाऊंगा? अरे पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तब तो पढ़ पाओगे। अरे ऐसे ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं ना। अंदर की भावनाएं आ रही है अविनाश की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसको ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। नहीं, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर क्या मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूं तो नीट क्रैक कर सकता हूं? तो मतलब अब तुम खुद हाँ, सोच नीट लो। क्रैक कर सकता है। देखो अविनाश, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई अभी से पढ़ना चाहे तो नीट क्रैक कर सकता है, पर 2026 या 27 का, हाँ 25 पे भूल जाए भाई अभी। मतलब जब तुमने पूरे साल बस ये पूछा है, सर मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, सर मैं चिड़िया उड़ खेल रहा था, क्या अब मैं नीट उड़ा सकता हूँ? अरे मतलब हैव समथिंग इन योर सेल्फ। खैर बाकी बातें तो ये रही, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 11th वेस्ट करते हैं। लाइक अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब ठीक है, एक मेरे 11th सामने सभी बैठा की है, वेस्ट होती है। एक मेरे सामने बैठा है। और कुछ कुछ होंगे जो सामने बैठे होंगे उसके। हाँ, सामने मेरी स्क्रीन के सामने हाँ, बैठे तो होंगे। एक स्टूडेंट था, उसने हाँ। वो बोल रहा है कि 11th तो वेस्ट कर दिया है, हम्म। लेकिन क्या अब मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ना ड्रॉप लेना पड़ेगा। हाँ तो यार देखो, अगर तुमने नीट 2025 का एग्ज़ाम नहीं देना है और अभी तुम 11th क्लास में हो, तुम्हें लगता है तुमने 11th वेस्ट कर दी। अब 11th वेस्ट का मतलब क्या है? 11th वेस्ट का मतलब है, मतलब बहुत ही मेजर चैप्टर्स जो हैं वो शायद तुमने नहीं पढ़े, ठीक है, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिज़िक्स के हो, जो शायद तुम्हें आगे चल के काम आने वाले हैं। चाहे तुमने वेक्टर्स के आगे जो चैप्टर्स आते हैं, काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स ना पढ़े हो, या तुमने डायनेमिक्स में मोशंस, वो लॉज ऑफ मोशंस नहीं पढ़ा हो, वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा हो, तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो तुमसे नहीं हो पा रहे हैं जो नीट के एग्ज़ाम में शायद आने वाले हैं। तो तुम्हें इसलिए डर लग रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने कॉन्सेप्चुअली इन डेप्थ जाके कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुम्हारे पास ये था कि अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, या मेरे को फलानी चीज़ करनी थी, या मेरे को ये करना था वो करना था, इसलिए मैं 11th क्लास पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। भाई देखो, अगर तुम सच में नीट क्रैक करना चाहते हो, 2025 तुम्हें देना नहीं है, 26 तुम्हें देना है। 26 तुम्हें देना है तो तुम 27 के बारे में मत सोचो, 26 के बारे में ही सोचो। अब यहाँ से 1 महीना है तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तुम्हारे एग्ज़ाम्स में 1 महीना है। अब तुम्हें जितना भी सिलेबस तुम्हारे पास है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स में जो भी आने वाला है, मैं कहता हूँ तुम उसको लगाओ, उस सिलेबस के सवाल लगाना शुरू करो, उस सिलेबस को रिवाइज़ करना शुरू करो, बार बार रिपीट पे उन सवालों को करो, बार बार रिपीट पे उसमें एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, उनमें अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। डिस्क्लेमर है, यहाँ पर वन शॉट की बात नहीं हो रही है। हाँ, तुम्हें वन शॉट NCERT की पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने की बात हो रहा है। वन शॉट की यार, अब 11th क्लास के बच्चे क्या ही करेंगे वन शॉट का। नहीं होता है ना कि अरे एग्जाम बचा है 2x तो अगर आप लोग 11th क्लास में अभी इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो अभी तक जितना सिलेबस तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है उसको पढ़ो। जितने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज करना शुरू करो। जितने वीक चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना शुरू करो। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, होली आएगी, मत खेलो। आगे चल के होली के टाइम के बाद जितना तुम्हारा 12th क्लास जब से शुरू होगी, ठीक है, उस टाइम तक में तुम अपने सवाल लगाओ बैठ के।
तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हें अगर तुम्हारे को कोई बुक से सवाल लगा रहे हैं तुम बुक से लगा सकते हो, तुम्हें टारगेट बैच लेना है तुम टारगेट बैच से सवाल लगा सकते हो। बहुत सारे एम्पल ऑफ ऑप्शंस है तुम्हारे पास, पर तुम्हें उस टाइम पे फिर बैठना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुमने 11th वेस्ट कर दिए तो 11th के बाद का टाइम और जो 12th से पहले और 11th के बाद जो टाइम आने वाला है उसमें तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वो काम तुमने कर लिया, मेरे हिसाब से 12th में जाते जाते तुम्हारे पास एक अपर हैंड होगा कि अब तुम्हारे को 11th क्लास के काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे टॉपिक्स, बट काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। प्लस 12th क्लास में अब तुम बेसिक से पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा 11th और 12th को बैलेंस करके चलने का। एंड देन उसी के साथ 12th क्लास में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो साथ के साथ तुम्हारे जो है टेस्टिंग होती रहेगी एंड देन तुम बहुत अच्छे से जो है अपनी तैयारी को कर लोगे। मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, तुम अकेले नहीं हो, 11th वेस्ट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, जो अभी शायद एम्स दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। मैं एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, कुछ एम्स दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 11th क्लास वेस्ट कर दी तो तुम्हारी ज़िंदगी वेस्ट है, तबाह हो गए एकदम तुम कि चलो अब नीट छोड़ के जेई की तरफ चलते हैं, चलो अब इधर अनसब्सक्राइब करके इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सब मत करो, अभी बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हो और पढ़ के आराम से अपने नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अविनाश, फिर थैंक यू सो मच शिवा सर। वैसे तो आप सबको बोलते हो जो आपके पॉडकास्ट पर आते हैं, बट मैं आज आपको बोलता हूँ। तो खैर इसी बात पर एक शायरी बोलूँगा कि नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का करके नाश, साइन इन ऑफ शिवा सर विद अविनाश।